हेलो, आई एम डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट स्टैटिस्टिक्स। हम लोग सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के थ्योरेटिकल से नॉलेज से शुरू करेंगे डिटेल में, उसके कंसेप्ट्स को देखेंगे और उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल्स आता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले, जिस कारण से आप लोगों को आसानी होगी कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो हम लोग देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, तो हम लोग फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर देखेंगे स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का, फिर मीनिंग क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्कोप इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है स्टैटिस्टिक्स का, फंक्शन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का और उसका लिमिटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? स्टैटिस्टिक्स वर्ड हम लोग अगर देखते हैं हिस्टोरिकल, तो ये डिराइव किया गया है 3 वर्ड से। इसका जो है रूट हम लोगों को मिलता है, इसका रिलेशन मिलता है। एक है पहला आप लोग का लैटिन वर्ड में स्टैटस, इटालियन वर्ड में स्टैटिस्टा और जर्मन वर्ड में स्टैटिस्टिक। तो इन तीनों का मतलब जो होता है, लैटिन में स्टैटस, स्टैटिस्टिका और स्टैटिस्टिक, तीनों का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। और स्टैटिस्टिक्स हम लोग कह सकते हैं कि इन्हीं तीनों वर्ड्स से डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ पॉलिटिकल स्टेट था। अब स्टैटिस्टिक्स क्या, इसका काम क्या था? स्टैटिस्टिक्स एसोसिएटेड था डिस्प्ले ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स से। डिस्प्ले करता था ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की क्या स्थिति है, किस चीज़ की, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है और पॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ है, क्या है कंट्री के अंदर। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता था, ये डिस्प्ले करता था फैक्ट्स एंड फिगर्स को, किस चीज़ का, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, डेमोग्राफिक से रिलेटेड और पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स गैटफ्रिड एक्नवॉल को कहा गया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बॉली, क्रॉक्सटन और कॉर्डेंस, स्टैटिस्टिक्स आखिर है क्या? ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन। किस चीज़ का कलेक्शन? डाटा का कलेक्शन। प्रेजेंटेशन, अगर हम लोग किसी चीज़ का डाटा इकट्ठा किए हैं तो उसके प्रेजेंटेशन, उसका एनालिसिस, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों को ये याद रखना है, यहाँ हम लोग केवल न्यूमेरिकल डाटा से रिलेट करते हैं। यहाँ क्वांटिटेटिव डाटा से रिलेशन होता है क्वालिटेटिव डाटा से। क्वालिटेटिव अगर कोई होगा स्टेटमेंट या डाटा, तो उससे मेरा रिलेशन नहीं होता है। जो भी होगा वो न्यूमेरिकल से होगा, क्वांटिटेटिव डाटा से होगा। अब मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक को हम लोग 2 फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक है आपका प्लूरल फॉर्म और दूसरा सिंगुलर फॉर्म। अब प्लूरल फॉर्म क्या होता है? प्लूरल फॉर्म जब भी हम कोई न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन ए सिस्टमैटिक मैनर। यहाँ देखिए, इट रिफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा जैसा बोले हैं केवल क्वांटिटेटिव डाटा से ये रिलेट करता है। कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में इसलिए कलेक्शन ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से हम लोगों को डाटा को इकट्ठा करना होता है, उसको कलेक्ट करना होता है। नहीं तो हम लोग जिस पर्पज़ से इस डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं वो हम लोगों का पूरा नहीं होता है। देखिए, विद सम डिफिनिट एम सच एज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड स्किल्ड लेबर्स इन द कंट्री। मान लीजिए हम लोग को डाटा कलेक्ट करना है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार कितने हैं जिनके पास स्किल है, जैसे वो IITI किए हुए हैं या इंजीनियरिंग किए हुए हैं लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो हम लोग ये जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म के अंदर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, वेबस्टर क्या कहते हैं प्लूरल फॉर्म के बारे में? ये कहते हैं स्टैटिस्टिक्स आर क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस ऑफ द पीपल इन ए स्टेट, स्पेशली दोज फैक्ट्स विच कैन बी स्टेटेड इन ए नंबर। ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, स्टेटेड इन ए नंबर, या फिर टेबल में हो या फिर टेबुलर फॉर्म, या किसी भी अरेंजमेंट में अगर हम लोगों को दिया हुआ होता है कोई भी डाटा तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है।
तो अब सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म मेनली हम लोगों के स्टैटिस्टिकल मेथड से रिलेट करता है। स्टैटिस्टिकल हम लोग कलेक्शन, तो प्लूरल फॉर्म में क्या होता है? कलेक्शन, डाटा के कलेक्शन का बात करते हैं हम लोग, और सिंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में बात करते हैं कि जिससे हम लोग उस स्टैटिस्टिक्स का कंक्लूजन निकालते हैं। क्या है इसमें? जैसे कलेक्शन, कलेक्टिंग, कैसे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये क्या होगा? ये आपका साइंटिफिक फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लूरल फॉर्म में हम लोग यहाँ पर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। डाटा किसी भी तरह से प्राइमरी डाटा हो सकता है, सेकेंडरी डाटा हो सकता है। तो प्लूरल फॉर्म डाटा कलेक्शन से रिलेट कर रहा है और सिंगुलर मेथड क्या कर रहा है? स्टैटिस्टिकल मेथड से रिलेट करता है। अब डिस्टिंक्शन क्या है प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म में? पहला डिस्टिंक्शन देखिए है कि प्लूरल फॉर्म में इट इज़ प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में है इट इज़ सिंगुलर। प्लूरल हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर कई सारा, मैनी डाटास, ठीक है, बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। और सिंगुलर फॉर्म क्या है? ये एक मेथड है, कोई एक सिंगल मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं उसके एनालिसिस के लिए या कलेक्शन के लिए। फिर दूसरा पॉइंट है इट रिफर्स टू सीरीज ऑफ डाटा। तो हम लोग जान रहे हैं बहुत सारा हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है हम लोगों का कि हाइट निकालना है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, ठीक है। अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स का हम लोग को हाइट देखना है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल फॉर्म में सारा डाटा को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो सारा डाटा को इकट्ठा किए, ये एक सीरीज़ ऑफ डाटा हो जाएगा। मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट का हम लोग जब हाइट को लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक सीरीज़ ऑफ डाटा हो जाता है। उसके बाद सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है? इट रिफर्स टू स्टैटिस्टिकल मेथड। अब यहाँ मान लीजिए इन लोगों का हमको हाइट निकालना है, क्लास 10 का मेरा हाइट क्या है, तो हम लोग मान लीजिए एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज जितना हाइट निकला डिवाइडेड बाई कर दिए 100 हम लोग, जो नंबर है, तो ये हम लोग एक मेथड अप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर फॉर्म का हो जाएगा। फिर थर्ड है इट इज़ ए प्राइमरी और सेकेंडरी इन नेचर। मतलब हम लोग जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं या वो या तो प्राइमरी भी हो सकता है या तो सेकेंडरी भी हो सकता है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। ये सिंगुलर फॉर्म में क्या है? इट इज़ ऑलवेज साइंटिफिक इन नेचर। हम लोग यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई साइंटिफिक तरीका अप्लाई करते हैं उसको निकालने के लिए। जो डाटा इकट्ठा किया गया है, जो डाटा कलेक्ट किया गया है, उसको एनालाइज करते हैं, तो किसी एक मेथड से एनालाइज करते हैं तो वो साइंटिफिक होता है नेचर में, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे हम लोग यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स का जो इकट्ठा किए हैं, कलेक्ट किए हैं डाटा, वो क्या होता है? वो रॉ मटेरियल में होता है। लेकिन अब हम इसको क्या करना है? अब हमको इसको एनालाइज करना है, तब जाकर पहुँचेंगे कि हाइट क्या है स्टूडेंट्स का क्लास 10th में। तो ये सिंगुलर फॉर्म से होगा। तो सिंगुलर फॉर्म में क्या है? इट इज़ द फॉर्म टूल अप्लाइड टू प्रोसेस ऑफ द मटेरियल। तो ये जो रॉ मटेरियल है इसको जो प्रोसेस किया जाता है, जिस मेथड से, जो टूल्स अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है दोनों के बीच में। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये देखते हैं, समझते हैं हम लोग। पहला है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स ऑफ इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब है यहाँ हम किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को नहीं मानते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसी एक स्टूडेंट का एज जो है वो 15 ईयर्स है, तो इस ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स कब होगा? जब मान लीजिए कि हम क्लास 9th के सारे बच्चे का 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट का जब एज को नापते हैं, एज लिखते हैं, तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। क्यों? क्या हुआ? यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ 100 स्टूडेंट का जो इकट्ठा कर रहे हैं वो एग्रीगेट हो जाएगा मेरा 100 स्टूडेंट का। तो ये एग्रीगेट से रिलेशन रखता है स्टैटिस्टिक्स, ना कि एक इंडिविजुअल से। अब दूसरा पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस। अब स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस से इफेक्ट होता है। जैसे प्राइस है, ठीक है, प्राइस है मेरा, ये किस किस चीज़ से इफेक्ट हो सकता है? ये डिमांड से हो सकता है, सप्लाई से हो सकता है,
अब मेरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो रहा है कंट्री में, उस पे डिपेंड कर सकता है। तो ये सारा चीज़ पे डिपेंड करता है मेरा प्राइस। जैसे अभी मान लीजिए अभी का जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर क्या हुआ है इंडिया के साथ कि ये कई सारा ऑक्सीजन, कई मैट्रिक टन जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया है, कमी हो गई है ऑक्सीजन की, और उस कारण से यहाँ प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं है और डिमांड क्या हो गया, यहाँ ऊपर चला गया। तो यहाँ क्या है, देखिए कोई एक फैक्टर नहीं है, केवल डिमांड एक फैक्टर नहीं है, केवल सप्लाई एक फैक्टर नहीं, यहाँ आपका लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस है जिस कारण से स्टैटिस्टिक्स अफेक्टेड हो रहा है। अब मेरा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। हम लोग केवल न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए, एग्जाम्पल पे कि किसी स्टूडेंट को हम लोग बोलते हैं कि वो स्टडीज़ में पुअर है, गुड है या वेरी गुड है। तो ये हम लोग किस आधार पे कहेंगे, मान लीजिए इसको 100 में 90 आता है तो हम इसको कहेंगे वेरी गुड। इसको आ रहा है 100 में 60 या 65 65 आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे गुड है। और ये फेल हो जा रहा है, मान लीजिए 30 नंबर इसको केवल आ रहा है, तो ये क्या बोलेंगे कि ये पुअर स्टूडेंट है। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्वालिटेटिव हम लोग नहीं उसको लेते हैं। जैसे ऑनेस्टी हुआ, ठीक है, इंटेलिजेंस हुआ कि वो स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है, ये सब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यहाँ नहीं लेते हैं, क्योंकि इसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया जा सकता है। अब है मेरा नेक्स्ट पॉइंट कि स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी कोई डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं तो वो एक सिस्टमैटिक या एक प्रोसेस सही के होना ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि हम जब कंक्लूड करें तो जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी मेरी, ठीक है, जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी मेरी वो नज़दीक होना चाहिए ट्रूथ के। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेरा ज़्यादा होगा अगर सिस्टमैटिक मैनर में मेरा डाटा कलेक्ट किया गया होगा। अब ये पॉइंट छूट गया था, स्टैटिस्टिक्स शुड बी एस्टिमेटेड। स्टैटिस्टिक्स शुड बी एस्टिमेटेड का मतलब ये है कि हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का भी दो तरीका होता है, एक सेंसस मेथड और एक सैम्पलिंग मेथड होता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें स्टैटिस्टिक्स के एक्यूरेसी हमारे इसी इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि हम किस इन्वेस्टिगेशन को अपना रहे हैं। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों को क्या होगा, एक्यूरेसी मिलेगा। अगर सही हम लोग एस्टिमेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग का एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से हम लोग का स्टैटिस्टिक्स को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। अब मेरा सिक्स्थ पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमिन्ड पर्पस। प्री डिटरमिन्ड पर्पस का मतलब है कि पहले से वो पर्पस जो है डिटरमाइंड होना चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए हम लोग डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं। अब डाटा को मान लीजिए हमको एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम लोग को डाटा इसलिए हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जान सकें कि स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उन दोनों के बीच का इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक है आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और एक है आपका प्राइवेट। तो अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या देखना है कि इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या अंतर है स्टूडेंट्स के। तो इसके लिए हम लोगों को क्या ज़रूरी है, इसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि एनुअल इनकम जो फैमिली का होगा उन लोगों के, उन स्टूडेंट्स के एनुअल इनकम ऑफ फैमिली को हम लोगों को लेना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, उसका डाटा लेना हम लोग को ज़रूरी है। अब वो उसके पेरेंट्स कितना लिटरेट हैं, एज ग्रुप के हैं, ये सब मेरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरा इकट्ठा ये करना है। अगर ये इकट्ठा हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग का जो पर्पस है वो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी डाटा को इकट्ठा नहीं करेंगे और ये सारा डाटा इकट्ठा कर देंगे तो मेरा जो पर्पस है देखने का डिफरेंस इन इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स एंड प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स वो मेरा फुलफिल नहीं होगा। इसीलिए डाटा हम लोगों को क्या कलेक्ट करना है वो पहले से अगर प्री डिटरमिन्ड पर्पस होता है तो हम लोग उसी हिसाब से डाटा को कलेक्ट करते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। हम लोग जब भी कलेक्ट करते हैं तो वो कंपेयर करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का कंपेयर करते हैं, वो रिलेशन बताता है दो वेरिएबल के बीच में। मान लीजिए कि टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, किसी एक सिटी में बोला जाता है टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर बोला गया कि डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये एक रिलेशन को बताता है एक दूसरे के बीच में, तो ये मेरा स्टैटिस्टिक्स होगा, ना कि टेम्परेचर और प्राइस। यहाँ हमेशा कोई ना कोई रिलेशन दो वेरिएबल के बीच में होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल कहते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स एक स्ट्रॉ की तरह है। स्टैटिस्टिक्स आर द स्ट्रॉज आउट ऑफ विच आई, लाइक एवरी अदर इकोनॉमिस्ट, हैव टू मेक ब्रिक्स, ठीक है। अब फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जहाँ पर इकोनॉमिक्स आपका फॉलो होता है, एक है आपका कंजम्पशन। कंजम्पशन में कैसे स्टैटिस्टिक्स फॉलो होता है कि मान लीजिए कि दो टाइप का सोसाइटी है, एक रिच है और एक पुअर है, तो इन दोनों का हम लोग कंजम्पशन देखेंगे कि किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए पुअर जो है अपना प्रोपोर्शन ऑफ इनकम का ज़्यादा खर्च कर देते हैं अपने कंजम्पशन पे, ठीक है, और रिच क्या करते हैं, अपने पूरे प्रोपोर्शन ऑफ इनकम का कम खर्च करते हैं। अब रिच जो है वो लग्जरी आइटम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पुअर लग्जरी आइटम कम और नेसेसिटी आइटम ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उसी हिसाब से प्रोड्यूसर जो है अपने प्रोडक्शन को करता है। अब है दूसरा प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में कैसे स्टैटिस्टिकल डाटा काम आता है? अब प्रोडक्शन से हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड क्या है मेरा, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार सप्लाई को बढ़ा देगा। तो प्रोडक्शन इस तरह से, अगर डिमांड घट रहा है तो क्या करेगा, सप्लाई को भी वो घटा देगा। तो ये प्रोडक्शन के हिसाब से आपका स्टैटिस्टिकल डाटा काम आता है। डिमांड का हम लोग देखेंगे क्या डाटा है, डिमांड बढ़ रहा है तो हम लोग सप्लाई को बढ़ा देंगे, और सप्लाई घट रहा, डिमांड घट रहा है तो हम लोग सप्लाई को घटा देंगे। अब तीसरा है हम लोगों का एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में स्टैटिस्टिकल डाटा कैसे काम आता है? जैसे एक्सचेंज आपका हो गया फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। या प्रोडक्शन में हम लोग एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग जीडीपी, एक कंट्री एक्स है और एक कंट्री वाई है, तो जीडीपी हम लोग एक्स और वाई का कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों का हम लोगों को जीडीपी मालूम है तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि वो कंट्री ज़्यादा ग्रो कर रही है, एक्स कंट्री ज़्यादा ग्रो कर रही है वाई कंट्री से, ठीक है। अब थर्ड है आपका एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में क्या होता है, हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, मोनोपोली देखते हैं। तो फोर्स हम लोग को यहाँ डिटरमाइन होता है, अगर डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पर वो एक्सचेंज हम लोग देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा क्या जा रहा है, किस कारण से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर मेरा फैक्टर का और प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है तो मेरा प्रोडक्शन का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये आपका एक्सचेंज का होता है। फोर्थ है आपका पब्लिक फिनांस। अब पब्लिक फिनांस में हम लोगों को क्या होता है कि मान लीजिए इकोनॉमी में हम लोग को डाटा मिला जिसमें पता चला कि इन्फ्लेशन जो है मेरा इकोनॉमी में बढ़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से पब्लिक फिनांस में गवर्नमेंट डिसीजन लेती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कि मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा, हम टैक्सेशन क्या रखेंगे, जिस कारण से इकोनॉमी वापस से स्टेबलाइज हो जाए। या मॉनिटरी, आरबीआई डिसाइड करे कि मॉनिटरी पॉलिसी मेरा क्या होगा, मॉनिटरी पॉलिसी को हम किस तरह से एक्सिक्यूट करें जिससे कि इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन आ जाए। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट है इनपुट और आउटपुट एनालिसिस। इनपुट और आउटपुट में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कई सारा जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है उसको अप्लाई करते हैं, जिससे देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है, जैसे कोरिलेशन हुआ, रिग्रेशन हुआ। या हम लोग रिलेशन देखते हैं इनपुट और आउटपुट में, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इनपुट एक्स डाल रहे हैं तो मेरा आउटपुट वाई पे क्या अंतर हो रहा है। अगर एक्स इनपुट बढ़ा रहे हैं तो वाई क्या हो रहा है, वाई
आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है या उतना ही रह रहा है, जो हम लोग जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में देखते हैं। ये था आपका स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब है आपका फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में रॉबर्ट डब्ल्यू बर्गस कहते हैं, इनके अनुसार जो फंक्शन है इकोनॉमिक्स का वो है पहला आपका स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कंप्लीट सेट ऑफ डाटा। ये सिंप्लीफाई कैसे करता है? आप स्टैटिस्टिक्स का जब हम लोग कंक्लूड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको हम लोग ग्राफ या डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो भी ग्राफ और डायग्राम के थ्रू आसानी से ट्रेंड को समझ सकते हैं कि वो ग्रो कर रहा है या उस स्टेबल है या आपका वो नीचे की ओर जा रहा है। आप अक्सर देखिएगा स्टॉक मार्केट का जो शो करता है ऊपर नीचे जाता हुआ एरो, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है ऊपर अगर जब जा रहा है तो वो राइज कर रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। वो अगर नीचे एरो जा रहा है तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स जो रिप्रेजेंट करता है थ्रू डायग्राम या ग्राफ, हम लोग आसानी से समझ पाते हैं कि ट्रेंड क्या हो रहा है, जो कि डाटा को कलेक्शन करने के बाद उसको इंटरप्रेट जो किया जाता है उसमें दिखाया जाता है। अब सेकंड क्या है मेरा? स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट्स फैक्ट्स इन ए डिफिनिट फॉर्म। क्या होता है कि हम लोग कभी भी कोई डाटा को जब एनालाइज करते हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में बताते हैं, तो वो क्या होता है, उसको हम लोग प्रूफ करते हैं न्यूमेरिकली, तो उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर हम लोग बोलें कि पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, या हम लोग कहें कि जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बोलें कि पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.5%, तो ये आपका क्या होगा? डिफिनिट फॉर्म में दिखा रहा है। ये 3.5% आपका जो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखा रहा है, तो ये एक डिफिनिट फॉर्म में बता रहा है कि वो एनालाइज किया गया है इस डाटा को, और बताया जा रहा है कि मेरा जो पॉपुलेशन का जो रेट है ग्रोथ का वो 3.5% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब थर्ड पॉइंट मेरा क्या है? थर्ड पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स फर्निशेस टेक्निक्स ऑफ कंपैरिजन। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि नेशनल इनकम है या पर कैपिटा इनकम है, तो ये अगर हम दो देश एक्स और वाई का निकाल लें, तो इस दोनों के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं कि नेशनल इनकम किसका ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम किसका ज़्यादा है। उस हिसाब से हम लोग बता सकेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों देश के बीच में किसका बेहतर है और किसका बेहतर नहीं है। अब मेरा फोर्थ जो पॉइंट है वो है स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब आपका स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, का मतलब है कि ये एक मान लीजिए थ्योरी है कोई, तो थ्योरी को ये नए थ्योरी को डेवलप करता है, या दी हुई पहले से थ्योरी जो है उसको वो चेक करके बता सकता है। मान लीजिए कि हम लोग डाटा इकट्ठा किए, सारे दिन का 365 डेज़ का डाटा इकट्ठा किए 20 ईयर्स का, ठीक है। तो 20 ईयर्स का जब हम लोग इकट्ठा किए डाटा, तब हम लोग जाकर इस पे कंक्लूड कर पाए हैं कि मान लीजिए कि 21 जून को अगर हम कहते हैं कि सबसे लंबा दिन होता है, सनराइज सबसे पहले होता है, सनसेट सबसे लेट होता है, तो ये किसी एक साल का तो डाटा का एनालिसिस नहीं होगा 21 जून, ये कई सारे सालों के डाटा को इकट्ठा किया गया होगा पर डे का। उसके बाद इस कंक्लूज़न पे पहुंचा गया होगा कि 21 जून को जो है लॉन्गेस्ट डे होता है। तो ये क्या करता है? फॉर्मुलेशन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करता है, न्यू थ्योरी को डेवलप करता है और वापस से रिसर्च करता है पुराने थ्योरीज को। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। ये क्या करता है? ये फ्यूचर को फोरकास्ट करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर के बारे में हम लोग बोलते हैं, प्रोजेक्टेड जो है जीडीपी वो होगा 7%, ठीक है। तो इस
को बोलने का आधार क्या है? इसको बोलने का आधार ये है कि हम लोगों के पास जो डाटा कलेक्टेड है और हम लोग जो पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, हम लोग जो प्रोग्राम चलाते हैं, तो उससे हम लोग बताते हैं कि एक्सपेक्टेड जीडीपी या जो प्रोडक्शन में मेरा इंक्रीज़ होगा वो 7% का होगा। तो ये डाटा स्टैटिस्टिक्स हम लोग को हेल्प करता है फोरकास्ट करने में भी। मान लीजिए अभी का जो सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है और ऑक्सीजन की हर जगह कमी है, तो यहाँ पर जो एनालाइज किया गया है कि नेक्स्ट मंथ में इस स्टेट को इतने ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये तो इसका आधार क्या है? इसमें एनालाइज किया गया होगा कि पर पेशेंट कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद पेशेंट जो बढ़ रहे हैं इस कोविड-19 से, वो कितने मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में मेरे इतने पेशेंट्स होंगे, तो इस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो फोरकास्ट किया जाता है वो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही किया जाता है। अब मेरा 6 पॉइंट है, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज़ द रिलेशनशिप। सही बात है, हम लोग यहाँ पर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखते हैं। ये दो वेरिएबल के बीच में रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को, जैसे प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई के बीच में ये रिप्रेजेंट करता है। कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है और देखता है कि कॉस्ट अगर मेरा बढ़ रहा है तो मेरे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ रहा है। अगर मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सप्लाई को घटा रहा है या बढ़ा रहा है। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स के थ्रू रिलेशनशिप को दो वेरिएबल के बीच में स्टडी करते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू मेक रैशनल डिसीजंस। अब रैशनल डिसीजंस कैसे हम लोगों को लेने पे ये करता है? अब देखिए, हम लोगों को यहाँ से क्या होता है, न्यूमेरिकली हम लोग को कंक्लूज़न मिल जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो जब न्यूमेरिकली हम लोग जान रहे हैं तो हम लोग क्या होता है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ को चूज़ करने में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे अगर जो डाटा कलेक्ट किया गया है उससे फोरकास्ट ये किया गया कि गोल्ड जो है, ठीक है, गोल्ड का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1 मंथ के बाद इसका प्राइस जो है वो नीचे जाने वाला है। नीचे जाने वाला है, हो सकता है इसका डिमांड कम हो जाए या इसका इंपोर्ट को बढ़ा दिया जाए या इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ जाए। जो भी कारण हो सकता है, ये फोरकास्ट किया गया है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो नीचे चला जाएगा। तो क्या होता है कि इस जगह पे रैशनली कोई भी कंज्यूमर डिसीज़न लेता है कि अभी का जो है ख़रीदने का डिसीज़न उसको वो पोस्टपोन कर देता है, ठीक है, और वो 1 मंथ के बाद ख़रीदता है। तो ये जो है आपका स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है रैशनल डिसीज़न टेकिंग में भी। अब लिमिटेशंस क्या होता है? अब लिमिटेशंस यहाँ पर W.I. किंग के अनुसार स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ द मोस्ट यूजफुल सर्वेंट बट ओनली ऑफ ग्रेट वैल्यू टू दोज हु अंडरस्टैंड इट इन इट्स प्रॉपर यूज़। इनका कहने का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत काम की चीज़ है, लेकिन तब जब उसको यूज़ करने वाला उसको अच्छी तरीके से समझता है। वो इस तरह से समझाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छा टूल तो है, लेकिन वो एक बहुत ही शार्प नाइफ की तरह है, ठीक है, एक शार्प नाइफ की तरह है। तो शार्प नाइफ क्या है? ये अगर मान लीजिए लेडीज़ के हाथ में है तो ये तो बहुत काम की चीज़ है, लेकिन यही अगर किसी बच्चे के हाथ में आ जाए, चाइल्ड जो कि मान लीजिए 2 इयर्स का है, 1 ईयर का है, तो फिर ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो इसी से वो कंपेयर करते हैं इस चीज़ को कि स्टैटिस्टिक्स हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है, लेकिन सही हाथों में उसका होना काफ़ी ज़रूरी है। अब इसी में वो लिमिटेशंस बताते हैं स्टैटिस्टिक्स का। पहला कि इट डज़ नॉट डील विथ इंडिविजुअल आइटम, ठीक है, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं ये एग्रीगेट से रिलेट करता है, ना कि इंडिविजुअल आइटम से रिलेट करता है। दूसरा, इट डील्स विथ क्वांटिटेटिव डाटा। इसके कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देख चुके हैं कि ये केवल न्यूमेरिकल डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा से रिलेट करता है और क्वालिटेटिव से नहीं करता है। थर्ड है आपका, स्टैटिस्टिक्स लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो टूल है ये केवल एवरेज पे आपका सही बैठता है। एवरेज पे सही बैठने का मतलब क्या है
कि यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ होता है, यहाँ कोई एक कॉज की बात नहीं होती है, यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ होता है और इफ़ेक्ट होता है हर एक फैक्टर का सेपरेटली। अब चौथा पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक्स आर लाइबल टू बी मिसयूज्ड। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ भी किया जा सकता है। कैसे मिसयूज हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई एक इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो कि डाटा कलेक्ट करता है। अब इन्वेस्टिगेटर का काम है कि वो इलेक्शन जो हो रहा है उसके बारे में फोरकास्ट करे, ठीक है, उसको फोरकास्ट करना है। तो अब वहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ है, मान लीजिए रिच सोसाइटी है, कोई पुअर सोसाइटी है, दोनों दूसरे को, ये एक्स को सपोर्ट कर रहा है, ये वाई को सपोर्ट कर रहा है, वाई पार्टी को। अब क्या करता है ये जो इन्वेस्टिगेटर है उसका, वो सपोर्ट करता है एक्स पार्टी को। तो वो क्या करता है कि वो केवल रिच कम्युनिटी सोसाइटी के पास जाता है और उसको इन्वेस्टिगेट करता है। और फिर यहाँ पर क्या आता है, मान लीजिए यहाँ 90% लोग कहते हैं कि हम लोग एक्स को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक्स पार्टी को। तो यहाँ का फोरकास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि 90% जो है एक्स पार्टी जीत रही है, तो हर जगह दिखाया जाएगा कि एक्स पार्टी की ही जीत हो रही है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर क्या हो जाता है, बायस्ड हो जाता है, मतलब वो किसी के सपोर्ट में गलत इन्वेस्टिगेट कर लेता है और उसको रिप्रेजेंट कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मिसयूज़ हो रहा है स्टैटिस्टिक्स का। अब फिफ्थ पॉइंट है मेरा, स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। स्टैटिस्टिकल डाटा का यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस होने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को कंपेयर करना है किसी दो चीज़ के बीच में, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि कोई एक न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर किसी एक पॉलिसी के बारे में सर्वे कराता है, ठीक है, एक पॉलिसी है उसके बारे में सर्वे कराता है, और सर्वे कराता है कि आप लेटर भेजिए, क्वेश्चनायर वो भेज देता है और वो बोलता है कि लेटर में क्वेश्चनायर को भर कर भेज दीजिए मेरे पास, हम उससे बताएंगे कि कितना लोग उस पॉलिसी के पक्ष में हैं या कितने लोग उसके विरोध में। तो ये जो लेटर आता है उसके न्यूज़पेपर वाले के पास, वो बताता है कि 60% लोग उस पॉलिसी के फेवर में हैं। लेकिन वहीं एक सोशल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसी चीज़ पे सर्वे करती है घर घर जाकर। तो वो क्या देखती है कि केवल 20% लोग ही इस पॉलिसी के सपोर्ट में हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिफरेंस क्या आप जा रहा है कि यहाँ 60% जो लोग हैं जो लेटर भेजे, क्वेश्चनायर भर कर भेजे, वो क्या हैं, वो लिटरेट हैं, ठीक है, वो लिटरेट है, वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो अवेयर्ड हैं, इसीलिए वो जाकर यहाँ पर लेटर भेजते हैं। लेकिन जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब कराती है तो वो लिटरेट, इलिटरेट, पुअर, रिच सब के पास जाती है और वहाँ पर देखती है कि केवल 20% लोग ही उस पॉलिसी के फेवर में है। तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ जो है यहाँ इलिटरेट केवल है और यहाँ इलिटरेट पुअर सब लोग हैं। तो यहाँ पर मेरा होमोजीनियस नहीं हो पाता है, इसलिए ये डिफरेंस आ जा रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड homogeneous. Thank you.